स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। एक अमेरिकन मिशनरी लड़का जो कि भारत आया, अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंचा और वहां से गायब हो जाता है। ये एक ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जहां पे सभी जानते थे, सरकार पुलिस सब जानते थे कि आखिर उसके साथ में क्या हुआ है, क्या किया गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ना ही उस जगह पर पहुंचा जा सकता था, ना ही वहां पे इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी। ये अकेला ऐसा केस है जहां पे हुआ ये भारत में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, लेकिन फिर भी इसकी खबर जो थी वो भारत पहुंची अमेरिका से, वो भी 3 दिन के बाद। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ आपको आज जानकारी मिलेगी, पता चलेगा कौन था जॉन एलन चाओ, क्यों वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर पहुंचा और क्या वो वाकई आज भी जीवित है, जिंदा है। डिटेल में इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और इसके बाद कोई भी आपके जो व्यू पॉइंट्स हैं, जो आपके व्यू पॉइंट बनेंगे, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में होगा। आप शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो साल था 1991, 18 दिसंबर का दिन था, जब USA के अल्बामा में स्कॉट्सबोरो नाम से एक सिटी है, शहर है, तो वहाँ पे जॉन एलन चाओ का जन्म हुआ। उसके माता पिता लिंडा एडम्स और पैट्रिक चाओ, उनका वो तीसरा और सबसे छोटा बेटा था। लिंडा एडम्स जो थी, जॉन की माँ, वो एक यूरोपियन अमेरिकन थी। एक ऑर्गेनाइजेशन थी ची अल्फ़ा नाम से, क्रिश्चियन कैंपस मिनिस्ट्री थी, तो उसके अंदर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र का काम करती थी। और जो पिता थे उसके, पैट्रिक चाओ, वो दरअसल चाइनीज़ थे, एक चाइनीज़ अमेरिकन, एक साइकेट्रिस्ट थे। 68 के दौरान में, कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान यहाँ से भागकर चाइना से अमेरिका आए थे, यहाँ पे आके बस गए थे। ये जो फैमिली थी जल्दी ही वैंकूवर शिफ्ट हो जाती है, यहाँ पे रहना शुरू करती है। पैट्रिक ने, जो जॉन के पिता थे, उन्होंने यहीं पे अपनी जो साइकेट्री की प्रैक्टिस थी वो शुरू कर दी। पूरी फैमिली बहुत ही आराम से यहाँ पे रहती थी। अच्छा, ये जो एरिया जहाँ पे रहते थे, ये पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में आता है, तो इस वजह से इस एरिया में जो नेचुरल ब्यूटी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, और यही सब जो चीज़ें थी वो लुभाती थी एक तरह से जॉन एलन चाओ को। जब वो बचपन उसका चल रहा था, जब वो छोटा था, तो वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता था नेचर से, इस तरह के आइलैंड से, बीचेस से, समंदर से। तो ये सब चीज़ें उसकी बचपन से ही देखने को मिलती थी। अच्छा, एक और चीज़ सामने आती है उसके बचपन की, कि वो एक्सप्लोर करना नई नई चीज़ों को बहुत उसको पसंद आता था। एक दिन उसके जो पिता थे, पैट्रिक चाओ, उनके स्टडी रूम में वो चला गया। वहाँ पे उसको एक किताब दिखती है जो कि रॉबिन्सन क्रूसो की एक इलस्ट्रेटेड बुक थी। तो उसने उसको जब उठाया, उस बुक को देखा, वहाँ पे दरअसल कई सारी कहानियाँ थी। उसमें से एक इस तरह की कहानी है पूरी, कि जिसमें एक शख्स है जो कि एक आइलैंड पर जाता है, एक ऐसे आइलैंड पर जहाँ पे कुछ ट्राइब्स रहते हैं, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो पूरी दुनिया से अलग हैं, और वहाँ पे जाने के बाद उनको क्रिश्चियनिटी जो है उसकी तरफ मोटिवेट करता है। तो इस तरह की कहानी थी। उसको यहाँ पे, जॉन को, ये सब चीज़ें पढ़ के ये लगा कि कितना एक्साइटिंग होगा एक ऐसे डेजर्टेड आइलैंड पर जाना जहाँ पे और कई अलग तरह के लोग रहते हैं, और वहाँ पे सर्वाइव करना। तो ये कितना ज़्यादा एक्साइटिंग और अच्छा होगा, एक्सप्लोर करने को नई चीज़ें मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें उसका एक बचपन से ही शौक था, और ये चीज़ें आगे जब बढ़ती गई तो उसके जो हीरोज़ बने, जिनको वो बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ करता था, उनसे प्रेरणा लेता था, वो बने डेविड लिविंगस्टोन, एक अफ्रीकन एक्सप्लोरर थे। कई सारे ऐसे ट्राइब्स के पास में पहुँचे हैं वो, उन्होंने एक्सप्लोर किया दुनिया को, अफ्रीका के अंदर भी। जिम एलॉयट, इसके अलावा, जो 1956 में इक्वाडोर पहुँचे थे एक ट्राइब से मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पे उनको उन ट्राइब्स ने मार दिया था। तो इस तरह के जो लोग थे वो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेरणा लेता था। इसके साथ ही ब्रूस ऑल्सन, जो कि मोंटी लोन ट्राइब जो है, उनके साथ में लगातार मिशनरी वर्क जो है वो करते थे। ये सब लोग उसको प्रभावित करने लगे। जॉन ने इसके बाद ये जो किताब थी उसको पढ़ने के बाद अपने पिता से कहा था, पैट्रिक चाओ से, कि मैं भी बड़ा होकर ऐसे ही जीना चाहता हूँ और यही लाइफ अपनाना चाहता हूँ। जब जॉन वैंकूवर क्रिश्चियन हाई स्कूल में था, उस समय जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पे देखा गया कि वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में तो इन्वॉल्व रहता ही है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, और स्पेसिफिकली फुटबॉल बहुत शानदार खेलता था, बहुत ही अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। यही वो समय था इसी हाई स्कूल के दौरान जब वो जोशुआ प्रोजेक्ट की जो वेबसाइट है, तो जोशुआ प्रोजेक्ट की वेबसाइट से कनेक्ट होता है। उसके थ्रू ही उसने ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है, सेंटिनलीज ट्राइब है अंडमान के, भारत के अंदर अंडमान के एक आइलैंड में एक इस तरह की जनजाति रहती है, उनके बारे में उसको यहीं से पता चला था। उसको ये पता चला कि ये एक ऐसा अनटच्ड, कॉन्टेक्टेड ट्राइब है जो कि 60,000 साल पुराना जो उनका एक लाइफस्टाइल है, जैसे पहले लोग रहते थे उस तरह से रहते हैं। आज भी बाहरी दुनिया से उनका कोई नाता नहीं है, कुछ भी, वो कभी भी उनसे टच में नहीं आते हैं। उसको ये भी पता चला कि ये भारत में है, बे ऑफ बंगाल के एक छोटे से आइलैंड पर है, ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उनमें से एक छोटे से आइलैंड पर है। और यहीं से उसने डिसाइड किया था कि वो सेंटिनलीज को जाके जीसस का मैसेज देगा।
क्रिश्चियनिटी को वहाँ पे जाके लाएगा और वहाँ पे उनको बताएगा कि जीसस आपके लिए है, मैं आपके लिए हूँ। इस तरह की चीज़ें उसके दिमाग में यहीं से आ चुकी थी। अच्छा, जब ये उसका हाई स्कूल चल रहा था, इसके बाद ही जब ये ख़त्म होने की कगार पे था, करीबन 2008 के आसपास में, जॉन ने अपना पहला एक मिशन ट्रिप किया। वो यहाँ मैक्सिको पहुँचा था, एक ऑर्फनेज बनाने में उसने मदद की थी। बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुआ था, उसको लगा था कि ये जो उसका फेथ है जीसस में, क्रिश्चियनिटी में, वो बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग भी हो रहा है और साथ ही साथ में वो ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है। सारी चीज़ें उसके साथ में थी। 2010 में उसने ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी ओक्लाहोमा में एडमिशन लिया और यहाँ से बैचलर्स इन एक्साइज साइंस में उसने डिग्री के लिए एडमिशन लिया था। यहाँ ये डिग्री लेना अपना शुरू करता है और साथ ही साथ जो सॉकर टीम थी कॉलेज की, उसमें भी उसका मैनेजर बन जाता है, उसमें दाखिला ले लेता है। सारी चीज़ें सही चल रही थी। इस समय पर भी आउटडोर एक्टिविटीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व था। बताते हैं कॉलेज के टाइम पर वो हाइकिंग, कायाकिंग, कैंपिंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सभी जो एक्टिविटीज़ थी इनका बहुत ज़्यादा शौकीन था, एक्सप्लोर करता था नई नई चीज़ों को। उसने आउटबाउंड कलेक्टिव के लिए कई सारे ब्लॉग्स भी लिखे थे और उन ब्लॉग के अंदर उसने जो उसके कायाकिंग के एडवेंचर्स थे उन सब के बारे में लिखता था। उसका एक हैशटैग हुआ करता था उस समय पर, नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग। तो ये एक उसका नज़रिया ज़िंदगी के लिए दिखाता है कि वो क्या करना चाहता था आगे। लेकिन इस समय पर भी उसका असली फोकस जो था वो मिशनरी वर्क्स के ऊपर ही रहता था। वो कई जगह गया। 2012 में केप टाउन में गया, वहाँ पे उसने एक टीम मेंबर के तौर पर भूमिका निभाई कई सारे मिशनरी वर्क्स में। 2013 में फिर से साउथ अफ्रीका गया, वहाँ पे एक फ़ुटबॉल अकेडमी थी, वहाँ पे जो बच्चे थे उनको ट्रेन किया। 2014 में नदर्न इराक में गया, कुर्दिस्तान गया, वहाँ पे उसने सीरियन जो रेफ्यूजीज़ थे उनको फुटबॉल के बारे में बताया, सॉकर के बारे में बताया, और ये जो मिशनरी वर्क था उसका वो भी उसने यहाँ पे किया। इन सभी के बाद वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो चुका था कि अब वो ये जो चीज़ें हैं, फाइनली जो उसका एक मेन फोकस है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, वो वहाँ पे भी जाके ये सब चीज़ें कर सकता है, क्योंकि वो अभी तक बहुत कुछ कर चुका है जीवन में इस तरह की एक्टिविटीज़ में। तो आता है अब साल 2015 और 2016। जॉन जो था वो अंडमान निकोबार आइलैंड पहुँचता है। यहाँ पहुँचा, पहली बार पोर्ट ब्लेयर पे पहुँचा, एयरपोर्ट पे। यहाँ से उसने एक तरह से ये दिखाया कि वो मिशनरी काम से भी आया है और साथ ही साथ में इस पूरे आइलैंड को घूमने के लिए भी आया हुआ है। तो अंडमान घूमने के लिए आया है। तो अब ये यहाँ पे जब पहुँचा तब उसने पूरा इस जगह के बारे में, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में पता करना शुरू किया। उसे पता चला कि ये जो आइलैंड है आइसोलेटेड है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड ट्राइब जो है वो यहाँ पर रहती हैं। शायद 40 से 150 लोग वहाँ पर उन ट्राइब के रहते हैं। हंटर्स हैं ये सारे के सारे, अपना हंटिंग करके अपना फूड जो है उसको जमा करते हैं, जैसे पहले के ज़माने में लोग किया करते थे। सी फूड खाते हैं, बोट्स बनाते हैं, और जो आसपास में उनको कुछ मेटल मिलता है किसी भी ऐसे शिपरैक से, जो कि कोई शिप वहाँ पे फंसी हुई है, उसमें से मेटल निकाल के अपने औजार वगैरह बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ भी उसको ये बात पता वहाँ पर चली थी कि वो आउटसाइडर्स को उनके साथ बहुत ही वॉयलेंट हैं। वो उनको पसंद नहीं करते हैं कि कोई भी आउटसाइडर उनके इस आइलैंड पर आए या उनसे आके कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश भी करे। सारी चीज़ें उसको पता थी यहाँ से। अब नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो है, इनका जो इतिहास है उन लोगों का, सेंटिनलीज का, वो भी काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट रहा है। अगर देखा जाए तो 1880 में ये सब कुछ शुरू हुआ और एक ब्रिटिश ऑफिसर थे एमवी पोर्टमैन। इन्होंने दरअसल यहाँ से, इस आइलैंड से 6 सेंटिनलीज थे, उनको किडनैप किया, ले गए पोर्ट ब्लेयर। एक एल्डरली जो कपल था उसमें से एक बुजुर्ग कपल, उनकी मृत्यु हो जाती है। बाकी जो 4 बचे थे उनको वापस से छोड़ दिया यहाँ पे आके। तो ये जो चीज़ें थी, कहीं ना कहीं देखी जाए तो यहाँ से वॉयलेंट होना शुरू हुए नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड के लोग। इसके बाद 1896 में एक जो काला पानी जेल जिसको कहा जाता है, जो कि सेल्युलर जेल है अंडमान का, तो वहाँ पे जो एक कन्विक्ट था वो वहाँ से भागा किसी भी तरह से, और उसके बाद में इस आइलैंड तक वो पहुँचा बोट लेकर। लेकिन उसके बाद यहाँ पे भी उसकी जो बॉडी थी सिर्फ वो मिली। तो ये देखा गया कि वो लोग नहीं चाहते कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे आए। 1967 और 1991 में 2 बार भारत के जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सबसे बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट टी.एन. पंडित साहब और मधुमला चट्टोपाध्याय, दोनों ने ही एक तरह से काम किया इस पे, बहुत अच्छा काम किया, एक पीसफुल कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने का इन सेंटिनलीज लोगों के साथ में, और किया भी गया। 67 में जो टी.एन. पंडित साहब जब गए थे तो उन्होंने जो कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थी, तो उसमें काफ़ी हद तक वो सफल रहे थे। उसके बाद 91 में तो मधुमला चट्टोपाध्याय ने पहली बार फ्रेंडली कॉन्टैक्ट जो है वो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोगों के साथ इस्टेब्लिश किया। लेकिन इसके बाद देखा गया कि कभी भी ये लोग दोबारा से किसी बाहर के व्यक्ति के साथ उसके साथ में आना, उसके साथ कांटेक्ट करना नहीं चाहते थे। और ये सामने आया 2006 में। 2006 में 2 ऐसे मछुआरे थे, सुंदर राज और पंडित तिवारी,
ये दोनों फिशिंग करते करते एक तरह से इलीगल इस जोन में यहाँ पे पहुँच जाते हैं और फाइनली यहाँ पे जाके जब वो इस आइलैंड पर जाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो बॉडीज़ थी सिर्फ वो यहाँ से देखी गई और कभी भी उनकी बॉडी को लेकर रिकवर नहीं किया जा सका। तो इस तरह का वॉयलेंट हिस्ट्री जो है वो इस पूरी जगह की रही है इस आइलैंड की। भारत की सरकार ने 1956 में ही अंडमान निकोबार आइलैंड के जो प्रोटेक्शन ऑफ एब्रोजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन एक्ट है, इसके अंडर यहाँ पे नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड को ट्राइबल रिजर्व घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। और इसके बाद 1991 में जब लास्ट टाइम हमने फ्रेंडली कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किया इनके साथ में, उसके बाद इस आइलैंड के जो 5 किलोमीटर का पूरा रेंज है, एरिया है, उसको एक्सक्लूजन जोन बना दिया गया है। यहाँ पे आउटसाइडर्स की एंट्री पूरी तरह से लीगल है, बैन है, यहाँ पे आप नहीं आ सकते हैं। ये सब चीज़ें थी, जॉन को ये सारी चीज़ें पता थी। ये जब आया है अंडमान अपनी विजिट पर, इस दौरान उसने क्या क्या किया यहाँ पे 2015 और 16 में, उसने इन ट्राइबल लोगों के बारे में, इन सेंटिनीज़ लोगों के बारे में, ट्राइब्स के बारे में जानने की कोशिश की, अलग अलग लोगों से पूछताछ की, इंक्वायरी की, उनकी लैंग्वेज को समझने का चाहा, लेकिन किसी को भी उनकी लैंग्वेज क्या है ये एग्जैक्टली नहीं पता। तो यहाँ पे उसको ये पता चला कि ये लोग हाई पिच जो साउंड है उसमें बात करते हैं। कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका से इनका नाता रहा है पुराना, जो बहुत हज़ारों साल पहले का अगर देखा जाए। तो उसने ये सोचा कि एक जोहा करके लैंग्वेज है, तो जो जोहा लैंग्वेज है उसको साउथ अफ्रीका की उसने सीखना शुरू किया। उसको लगा था कि ये हाई पिच लैंग्वेज है और इन ट्राइबल लोगों के साथ में, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के लोगों के साथ में क्या पता बातचीत करने में काम आ जाए, कम्युनिकेशन में हेल्प करे। तो ये सब चीज़ें उसने करनी शुरू की और इसके बाद अपनी इस विज़िट के बाद में वो वापस से अपने शहर में, अपने देश में आ जाता है। साल 2017 आया और इसके बाद उसने अपने और जो मिशनरी वर्क्स थे वो करने शुरू किए। उसने कई सारी चीज़ें की। उसने एक कैनकस सिटी में बेस्ड एक क्रिश्चियन मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, ऑल नेशंस इंटरनेशनल, उसको ज्वाइन किया। यहाँ पे उसके साथ में कई सारे मिशनरी बूट कैंप जो थे वो किए। इसके बाद इन बूट कैंप्स में प्रैक्टिस कराई जाती थी कि ऐसे अगर विलेजर्स के पास आप जाते हैं या ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसे ट्राइब्स के पास जाते हैं जो नहीं चाहते दूसरों से कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करना, तो कैसे किया जाएगा, क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई। उसने सर्वाइवल स्किल्स को सीखा, मेडिकल एड किस तरह से लिया जा सकता है ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं अगर, तो वो सीखा। कितने चैलेंजेस आ सकते हैं उनको फेस किया। फेक स्पीयर्स को फेस किया कि किस तरह से उनसे बचा जाना है अगर कोई आपके ऊपर इस तरह का कोई तीर फेंकता है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अब वो पूरी तरह से खुद को तैयार कर रहा था नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड अंडमान निकोबार आने के लिए। 2018 तक पूरी तरह से उसका फोकस अब इस आइलैंड के ऊपर आ चुका था। अगस्त 2018 का ये वो जब समय आया तो ये वो साल था दरअसल कि जब भारत सरकार ने अंडमान के 29 आइलैंड से जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट था, RAP, इसको हटा दिया था फॉरेन टूरिस्ट के लिए। जैसे ही ये चीज़ हुई तो ये इस बात को जॉन एलन चाओ ने इस तरह से देखा कि ये जीसस चाह रहे हैं कि वो यहाँ पे आए, इन लोगों तक उनका मैसेज पहुँचाए। लेकिन वो ये भूल गया था कि ये जो 29 आइलैंड से हटाया गया है RAP को, ये सिर्फ अलग आइलैंड से हटाया गया है, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड उसमें नहीं है। वहाँ पे अभी भी जाने की अनुमति नहीं थी, वो अभी भी प्रोटेक्टेड एरिया था, एक ट्राइबल उसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करके रखा गया था। तो यहाँ पे जाने की परमिशन नहीं थी। स्टिल जॉन एलन चाओ ने यहाँ जाने के लिए अपना पूरा मन बना लिया था। उसने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन इसकी शुरू कर दी। बताते हैं 2018 आते आते 2018 में उसने 13 वैक्सीनेशंस लिए, जिसमें हेपेटाइटिस, टाइफाइड, इन सभी के वैक्सीनेशंस थे। क्वारंटीन किया खुद को। उसने गिफ्ट्स लिए कई सारे अपने बैग में जब पैकिंग कर रहा था इस बार 2018 में भारत आने के लिए, अंडमान जाने के लिए। तो उसने पैकिंग में एक फुटबॉल जो थी वो रखी। इसके अलावा उसने मछलियाँ रखी, सेफ्टी पिन्स रखी, कुछ खिलौने इस तरह के थे उनको दिखाने के लिए उन सेंटिनलीज लोगों को जो वो चाहता था वो सब रखे। वाटरप्रूफ बाइबल रखी, जीसस के कुछ कार्ड्स थे, पिक्चर कार्ड्स, ड्राइंग्स, वो सब उसने रखी साथ में, और एक इनिशियल कॉन्टैक्ट किट भी रखी। इसके अलावा उसने ट्रेनिंग में अपने क्या क्या किया था वो देखिए। उसने वाइल्डरनेस EMT जो सर्टिफिकेशन है, यानी कि कभी भी ऐसी सिचुएशन में आप जब फंसते हैं तो मेडिकल एड किस तरह से ले सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इसका सर्टिफिकेशन ले लिया था। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में उसने पूरी जानकारी ले ली थी। और ये सब चीज़ें करने के बाद फाइनली अब वो अंडमान निकोबार आइलैंड आने के लिए तैयार हो गया था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अब जॉन एलन चाओ जब आया अंडमान तो उसके साथ में हुआ क्या। इसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। अगर आप लोग अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं AI के साथ, जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि AI से, उसकी मदद से आपके करियर में एक बड़ी ग्रोथ आप अचीव करें, तो स्टडी IQ का जैन AI कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ये कोर्स, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक कीजिए लिंक पर
जो प्राइस दिख रहा है उस पर सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए वीजे लाइव कोड लगाइए। आपका कोड है, इसको याद रखिएगा। ये लगाते ही आप उस प्राइस पे बहुत बड़ा डिस्काउंट प्राप्त करेंगे और अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ देंगे। यहाँ पे आपको यकीन मानिए एआई के सारे टूल्स सिखाए जाते हैं, 40 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, प्रोफाइल बिल्डिंग, ऑटोमेशन, फ्री टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, अपने करियर में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे स्टूडेंट हों आप, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हों, एंटरप्रेन्योर्स हों, सभी के लिए यूज़फुल है। तो इस कोड को लगाइए, अपनी तैयारी को, अपने करियर को एक बड़ी ग्रोथ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो अब आता है अक्टूबर 2018 और यही वो समय था, यही वो महीना था जब जॉन एलन चाओ फाइनली फिर से एक बार, तीसरी बार इनफैक्ट, अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंचता है, पोर्ट ब्लेयर पहुंचा। यहाँ उसने अपना एक लोकल कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करके रखा था। एक केरला का शख्स था के एस अलेक्जेंडर, उससे उसका कॉन्टैक्ट था। वो यहाँ पे दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी था और साथ ही साथ उसका एक लोकल फ्रेंड बन चुका था। के एस अलेक्जेंडर, इसी शख्स की मदद से जॉन एलन चाओ ने यहाँ पे फिशरमैन्स को, मछुआरों को हायर किया, एक कायक को हायर किया, 4 मछुआरे उसके साथ में थे, एक वाटर स्पोर्ट्स गाइड भी था। तो ये सब लोगों को लेने के बाद में इन सभी को उसने 25,000 रुपये करीबन दिए थे इस आइलैंड पर जाने के लिए। ये सारी चीज़ें करने के बाद इनका एक प्लान जो था वो बनाया जाता है। प्लान ये होना था जॉन एलन चाओ का कि ये जो फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं, वो उनके साथ में आइलैंड के पास तक जाएगा, वो वहाँ पे उसको ड्रॉप करेंगे और करीबन 1 किलोमीटर के अंदर के एरिया तक उसको ड्रॉप करने के बाद वहाँ से वो अपनी एक फोल्डेबल कायक जो है, जो उसने ली है यहाँ पे हायर की है, उससे फाइनली वो इस आइलैंड के किनारे तक पहुँचेगा और वहाँ पे जाके जो भी अब उसकी गिफ्ट है, जो चीज़ें हैं, बाइबल है, वो सब उन सेंटिनलीज ट्राइब को देगा, उन जनजाति के लोगों को देगा। इस बीच में उसने समय भी ऐसा चुना कि रात में ट्रैवल किया जाएगा, जिससे कि जो कोस्ट गार्ड है, जो नेवी है, उससे बचा जा सके। फिशिंग एक्टिविटी के डिस्गाइज में वो यहाँ पे जाएगा। तो सारा प्लान तैयार था और अब तारीख आ जाती है 14 नवंबर की। अक्टूबर में यहाँ पे आया, 14 नवंबर तक उसने वेट किया, सारी प्लानिंग की, सभी अपनी व्यवस्थाएं जो थी वो बनाई। 14 और 15 नवंबर की तारीख, पहला अटैम्प्ट। 14 नवंबर की रात 8:30 बजे के आसपास जॉन अपने उन 4 फिशरमैन के साथ में, मछुआरों के साथ में पोर्ट ब्लेयर से बोट पर निकलता है। यहाँ पर पहुँचा, रात के का अंधेरा जो था, वो समय जो था, वो उसने यहाँ पे चुना था। क्यों चुना गया था? जिससे कि जो पेट्रोल हैं, जो नेवी पार्टीज़ हैं, पेट्रोल गार्ड्स हैं, तो उनसे बचा जा सके। यहाँ पे वो अपने उस दौरान, जब ये सफ़र उसका चल रहा था, तो वो अपने जर्नल में लगातार एंट्रीज कर रहा था। उसने यहाँ पे लिखा भी है उसमें, जो पहला दिन का उसका एक एक्सपीरियंस था। उसने कहा कि भगवान चाह रहा है, यानी जीसस चाह रहे हैं कि जो कोस्ट गार्ड है उनसे बचा के उसको यहाँ तक ले जाया जा सके, और हमें किसी भी कोस्ट गार्ड ने अभी तक नहीं पकड़ा है। तो ये सब चीज़ें वो यहाँ पे लगातार लिख रहा था अपनी डायरी के अंदर। जब 500 या 700 मीटर के दूरी पर ये लोग नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड से थे, तो उन मछुआरों ने उसको उसकी बोट से ड्रॉप किया वहाँ पे, उस लोकेशन पे। फिर जॉन एलन चाओ अपनी एक फोल्डेबल कायक को पानी में उतारता है और उस कायक के साथ पैडल करता हुआ यहाँ पहुँच जाता है सीधा, अपनी वाटरप्रूफ बाइबल लेकर, गिफ्ट लेकर, जिसमें फ़िश और फुटबॉल थी उसके पास में, इस आइलैंड के ऊपर, यानी कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के ऊपर। जैसे ही वो यहाँ पहुँचा बीच के पास में, नॉर्थ सेंटिनल द्वीप की, 2 सेंटिनलीज पहले ही बाहर खड़े हुए थे, वो वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही इसको देखा तो जॉन एलन चाओ ने उनसे कहा कि माय नेम इज़ जॉन, आई लव यू एंड जीसस लव यू। ये जैसे ही उसने यहाँ पे कहा, वो जो ट्राइब थे जो वहाँ पे खड़े होकर उसको देख रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी उनके कॉन्टैक्ट में इस्टेब्लिश करे इस तरह का कॉन्टैक्ट, तो उन्होंने हाई पिच अपने जो साउंड होते हैं, जो उनकी लैंग्वेज है, उसमें कुछ कहना शुरू किया, कुछ चिल्लाना शुरू किया। एग्रेसिव जो जेस्चर्स थे उनके, वो सामने देखे जा सकते थे। फिर भी जॉन एलन चाओ ने अपनी जो बात थी वो बोलना शुरू की, लगातार बोल रहा था। तो इस ट्राइब में से एक बहुत ही यंग लड़का था, कम उम्र का लड़का, उसने अपना जो धनुष था वो उठाया और एक तीर जो था वो सीधा जॉन एलन चाओ की तरफ चला दिया। वो तीर सीधा चाओ के जो हाथ में बाइबल थी, उसके चेस्ट के सामने, वहाँ पे जाके उस बाइबल में लगता है। जब ये तीर बाइबल पे लगा तो जॉन ने चिल्लाते हुए उन लोगों से कहा, वाई डिड यू डू दैट? आपने ऐसा क्यों किया? वो इसके बाद वो क्योंकि डर चुका था, तो वो वापस से स्विमिंग करते हुए अपनी उस कायक तक पहुँचता है। उसके बाद फाइनली वापस चला जाता है उस बोट तक जहाँ पे वो मछुआरों ने उसको छोड़ा था, क्योंकि वो उसका इंतज़ार कर रहे थे। जब वो यहाँ पहुँचा तो इसके बाद उसने इस चीज़ को भी एंट्री वहाँ पे की है अपनी उस जर्नल में, उस डायरी में। उसने लिखा कि उन लोगों ने रिएक्ट बहुत ही वाइल्ड तरीके से किया है, उनको शायद समझ में नहीं आया जो मैं कह रहा था। मैंने जोहा जो लैंग्वेज मैंने सीखी थी उसमें बातचीत करने की कोशिश की, वर्शिप सॉन्ग्स भी गाए, लेकिन जो ट्राइब थे, जो वो लोग थे, वो एक मोमेंट के लिए थोड़ा शांत हुए, लेकिन सडनली फिर हंसने लगे। तो ऐसा वो क्यों कर रहे थे मुझे नहीं पता। अच्छा, यहाँ पे उसने उस जर्नल में अपनी कई सारे ऑब्जर्वेशन भी लिखे थे इन लोगों के बारे में, क्योंकि किसी ने भी उनको उस तरह से क्लोजली देखा नहीं है।
उसने लिखा कि सेंटिनलीज जो हैं वो 5 फुट 5 इंच करीबन उनकी हाइट होती है, येलो पेस्ट उनके फेस पर लगा रहता है, लैंग्वेज जो है वो हाई पिच लैंग्वेज है जिसमें BPLS के जो साउंड है वो आते हैं। एक हट के अंदर करीबन 10 लोग रहते होंगे और जितनी हट उसने वहाँ पे देखी तो उसके अकॉर्डिंग उसने बताया कि करीबन 200 से 250 लोगों की पॉपुलेशन वहाँ पे एस्टिमेटेड रहती होगी। ये सब चीज़ें करने के बाद में उसने अगली रात अगला जो दिन लग चुका था क्योंकि 16 नवंबर 2018, तो उसने एक बार दूसरा अटैम्प्ट किया। पहले दिन के अटैक के बावजूद इस बार जॉन ने दूसरा अटैम्प्ट करने का प्रयास किया। सुबह सुबह वो अपनी काया एक बार फिर से लेकर यहाँ पे निकल जाता है। एक बार फिर उस पर ट्राइब ने अटैक किया। यहाँ पे जब वो पहुंचा उसकी इस बार कायक जो थी वो भी डैमेज हो चुकी थी। इस बार वो कायक से अब आ नहीं सकता था क्योंकि कायक जब डैमेज हुई तो करीबन बताते हैं 1 मील तक वो स्विमिंग करते हुए वापस से अपनी इस फिशिंग बोट पर पहुंचा जहाँ पे वो सारे मछुआरे उसका वेट कर रहे थे। और वहाँ पे आने के बाद में इस बार उसने लिखा कि जो जीसस हैं वो मुझे शेल्टर कर रहे हैं, वो मुझे सुरक्षित रख रहे हैं, जिससे कि मैं जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ किसी भी कोस्ट गार्ड की नज़र मेरे ऊपर नहीं पड़ी, नेवी की नज़र नहीं पड़ी। तो कहीं ना कहीं ये संदेश है उनका जीसस का कि तुम इस काम को आगे करते रहो। ये सारी चीज़ें हुई और यही वो पॉइंट था जब दूसरी बार भी हमला होने के बाद भी जॉन ने तीसरा अटैम्प्ट किया। ये जो तीसरा अटैम्प्ट था वो इसी दिन की शाम को करीबन करता है। बताते हैं कि अगले दिन की शाम को, माफ़ कीजिएगा, 17 नवंबर की शाम के आसपास उसने फाइनल डिसीजन लिया कि अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ पे अकेला रहना है, मैं इस आइलैंड पर अकेला रहूँगा। और अपनी जो जर्नल जो उसकी डायरी थी उसमें उसने उसके बाद लास्ट एंट्री की। उसने अपनी फैमिली के लिए एक मैसेज लिखा कि यू गाइज माइट थिंक आई एम क्रेजी बट आई थिंक इट्स वर्थ इट टू डिक्लेयर जीसस टू दिस पीपल, प्लीज़ डोंट बी एंग्री एट देम और एट गॉड इफ़ आई गेट किल्ड। उसको पता था कि वो यहाँ पे उसका कुछ भी हो सकता है, फिर भी उसने लिखा यहाँ पे कि किसी पे भी नाराज़ मत होइएगा। अपनी फैमिली को ये कह रहा था कि चाहे ना ही भगवान पर ना ही उन लोगों पर, और मेरी बॉडी को वापस लेने का भी प्रयास मत कीजिएगा, डोंट रिट्रीव माई बॉडी एंड आई विल सी यू इन हेवन। ये सारा एक मैसेज लिखने के बाद जॉन एलन चाओ ने ये डिसीजन लिया कि अब वो एक बार फिर से तीसरी दफ़ा इस आइलैंड के ऊपर जाएगा। और फाइनली ये जो फिशरमैन थे वो उसको थोड़ा सा और नज़दीक वहाँ तक छोड़ के आते हैं उस आइलैंड के पास अपनी स्विमिंग करते हुए। इस बार वो वापस से आइलैंड पर जाता है और इसके बाद में जो हुआ वो इस तरह की चीज़ है कि अगले दिन की सुबह सुबह जब जॉन एलन चाओ वापस नहीं आया बहुत पूरी रात भर, तो जो फिशरमैन थे जो उनकी बोट थी तो उन्होंने थोड़ा और नज़दीक जाके देखा उस आइलैंड के। तो ये बताया जाता है कि जो फिशरमैन्स ने देखा कि सेंटिनलीज ट्राइब के लोग जॉन की बॉडी जो थी, जो उसका शरीर था वो बीच पर पड़ा हुआ था, वो उसको यहाँ से वहाँ ड्रैग कर रहे थे। उसकी बॉडी पर काफ़ी सारे तीर लगे हुए थे और जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे ये सब देख रहे थे, वो ये सब देख के डर जाते हैं। फाइनली वापस अपने पोर्ट ब्लेयर पहुँचते हैं। पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के बाद उन्होंने सबसे पहले ये बात बताई KS अलेक्जेंडर को, वही KS अलेक्जेंडर जिसने जॉन की मदद की थी यहाँ तक पहुँचने में। KS अलेक्जेंडर ने US में जॉन की फैमिली को इन्फॉर्म किया। US में उसकी फैमिली ने भारत में चेन्नई कांटेक्ट किया US काउंसलेट में, और उसके बाद में US काउंसलेट से ये खबर पहुँचती है अंडमान पुलिस के पास। अब आप देखिए, इसलिए ये कहा जाता है कि ये हुआ भारत के अंदर, लेकिन उसके बाद में ये US से खबर भारत पहुँची है। तो यहाँ पे 19 नवंबर को अंडमान पुलिस को ये पता चला, 19 और 20 नवंबर के आसपास में, जब फाइनली उन्होंने इस बात की को रजिस्टर किया, इस केस को रजिस्टर किया। और 21 नवंबर को डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस उस समय जो थे, पाठक उनका सरनेम था, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि 2 केसेस फाइल किए गए हैं। किन किन पर? पहला केस तो है मर्डर का, जिसके जो अननोन पर्सन्स, जो सेंटिनलीज ट्राइब है, ना ही उनका नाम पता है ना ही कौन लोग हैं वो पता है, तो एक मर्डर केस अननोन लोगों के ऊपर फाइल किया गया। शायद इतिहास में इस तरह का पहली बार हो रहा होगा। और सेकंड फाइल किया गया कल्पेबल होमिसाइड का केस, इलीगल एक्टिविटी का केस, 7 लोगों के ऊपर, जिसमें से 5 को अरेस्ट भी किया गया। 7 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया, जिसमें से 5 फिशरमैन थे, मछुआरे थे, बाकी एक वाटर स्पोर्ट गाइड था, KS अलेक्जेंडर था। तो इन सभी 7 लोगों को अरेस्ट किया गया यहाँ पे। अब ये बात होम मिनिस्ट्री तक भी पहुँची भारत में। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 22 नवंबर को अगले दिन ये स्टेटमेंट अपना दिया। कहा कि जॉन जो था वो यहाँ पे आया था, उसने FRRO को ये बात बताई नहीं थी, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को ये बात नहीं इन्फॉर्म की थी, और वो यहाँ पे एक एडवेंचर एंथुजियास्ट के तौर पर कम एक तरह से मिशनरी काम से बहुत ज़्यादा आया हुआ था। उसने ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो की हैं उससे उन ट्राइब को बहुत हानि पहुँच सकती थी, उनको हार्म हो सकता था। तो ये सारी चीज़ सामने आई। उसकी बॉडी को एक बार
देखने के लिए, रिकवर करने के लिए, और या फिर उसका ये पता करने के लिए कि आखिर वो है भी यहाँ वहाँ पे कि नहीं, उस ट्राइब के पास में सेंट्रल आइलैंड पर। तो 23 नवंबर को अगले दिन हेलीकॉप्टर से रेकी भी की गई आइलैंड के ऊपर, लेकिन सेंटिनलीज ट्राइब के जो लोग थे हेलीकॉप्टर को देखते ही उन्होंने अपने धनुष बाण उठा लिए, उस पर तीर चलाना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर वापस आया। अगले दिन 24 नवंबर को बोट से ऑब्जर्वेशन किया गया। अंडमान पुलिस जो थी वो वहाँ पे पहुंची, बोट से ऑब्जर्वेशन किया दूर से ही, लेकिन एक बार फिर से वो जो ट्राइब था, सेंटिनलीज लोग थे, वो अपने तीर कमान के साथ में तैयार थे। वापस से पुलिस पोर्ट ब्लेयर वापस आ जाती है, नहीं जा पाती वहाँ पे। तो ये सारी वजह रही कि वहाँ पे कभी जाया नहीं गया। अब बात ये थी कि वहाँ पे उसकी जो बॉडी है उसको रिकवर कैसे किया जाए। तो इस पर कई सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे भारत के जिन्होंने ये कहा कि बॉडी रिकवर करना देखिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि टीम भेजनी पड़ेगी, और उस टीम की वजह से सेंटिनलीज ट्राइब जो है, जो न जाने कितने ही सैकड़ों हज़ारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं दुनिया से दूर, हम लोगों के से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, तो उनमें डिजीज़ फैल सकती हैं काफ़ी सारी हमारी। उन्हें फ्लू हो सकता है, उन्हें मीजल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ हो सकती हैं जो पूरे उनके ट्राइब को ख़त्म कर दे। तो ये बहुत ही गलत होगा। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी जो नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी है सेंटिनलीज ट्राइब के साथ में, उसके अंडर यहाँ पे बॉडी रिकवर करना बंद कर दिया, ख़त्म किया। जॉन की फैमिली ने इंस्टाग्राम पर 21 नवंबर को एक पोस्ट किया था। उन्होंने यहाँ पे कहा था कि जॉन लव गॉड, लाइफ, हेल्पिंग दोज इन नीड एंड हैड नथिंग बट लव फॉर द सेंटिनलीज पीपल। वी फॉरगिव दोज रिपोर्टेडली रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। जो भी लोग इसमें शामिल हैं हम उनको माफ़ करते हैं। और वो अपनी फ्री विल से यहाँ पे पहुँचा था। उसके जो कॉन्टैक्ट थे, लोकल कॉन्टैक्ट, उनको भी सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। ये सब उन्होंने कहा। पैट्रिक चाओ जो जॉन के पिता थे, उन्होंने यहाँ पे उनका एक बयान सामने आया कि एक्सट्रीम क्रिश्चियनिटी की वजह से ये सब हुआ है उनके बेटे के साथ में, जो एक मिशनरी बन के वो यहाँ पे गया हुआ था, इस वजह से ये सब हुआ है। लेकिन उसके काफ़ी सारे सपोर्टर भी सामने आए क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से भी। एक इवेंजलिस्ट हैं ऑल नेशंस की, मैरी हो, उन्होंने ये कहा था कि जॉन वॉज अ ग्रेशियस एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट। सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी डिबेट्स भी चली इस पूरे केस के ऊपर, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था, ऐसा कभी कुछ पहले हुआ नहीं था। कुछ लोगों ने उसको हीरो कहा, कुछ ने कहा कि वो गलत किया उसने, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, रेकलेस था। 19 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर की कोर्ट ने 7 लोगों को अरेस्ट किया। जो इस केस में जो अरेस्टेड थे उनको बेल दे दी गई, उनको भी छोड़ दिया गया। सेंटिनलीज के अगेंस्ट जो केस है वो आज भी है, क्योंकि वहाँ पे नहीं जाया जा सकता है, और हमारी पॉलिसी उनके साथ में ऐसी है कि वहाँ पे इंटरवेंशन किया भी नहीं जाएगा और नहीं किया जाना चाहिए। वो क्योंकि आइसोलेशन में प्रोटेक्टेड रह रहे हैं, उनको रहने दिया जाए। इंडियन लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग ही ये सब डिसाइड किया गया है। तो फाइनली ये केस जो था वो इसी तरह से रह गया। आज भी सेंटिनलीज ट्राइब जो है वहाँ पे रहते हैं, 40 से 150 करीबन लोग हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है इसकी। 60,000 साल पुरानी जो उनकी एक लाइफस्टाइल है, जीवन जीने की शैली है, उसके साथ ही रहते हैं। भारत की सरकार ने आज भी स्ट्रिक्ट नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी जो है उसको बनाए रखा हुआ है। 2025 में अभी आप अगर देखें, शुरुआती महीनों में ही कुछ ऐसा एक केस आया था कि एक बार फिर से एक और फॉरेन टूरिस्ट ने ये कोशिश की है, ये प्रयास किया नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड जाने का, लेकिन उसको पकड़ा गया पेट्रोल पार्टीज़ के द्वारा। तो ये सब इस तरह की हरकतें हैं कि पहले ब्रिटिशर्स ने 1880 में एमबी पोर्टमैन ने वहाँ से जाके उन लोगों को किडनैप करके यहाँ पे लाया, कुछ लोगों को, वो एमबी पोर्टमैन जो था। उसके बाद उसने यहाँ पे उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए थे। लोगों का जो नज़रिया था बाहर के लोगों की तरफ, कहीं ना कहीं यहीं से इस तरह का हुआ है कि ये लोग हमारा अच्छा नहीं चाहते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमारे साथ गलत चीज़ें करते हैं। तो ये सब चीज़ कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हुई है, जिसका नतीजा आज ये है कि वो लोग बिल्कुल भी बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करना नहीं चाहते। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जॉन जिंदा है? तो इसका आंसर यह है कि नहीं, क्योंकि जो फिशरमैन, जो मछुआरे गए थे, उनका आई विटनेस अकाउंट सामने है, वो स्टेटमेंट जो है वो उनका सामने है। उन्होंने कंफर्म किया था कि 17 नवंबर 2018 को हमने उसे वहाँ पे उसकी जो बॉडी थी वो देखी थी, उसको मार दिया गया था। हाल ही में दोस्तों इस पर एक 24 अक्टूबर को हाल ही एक फिल्म रिलीज़ हुई है, लास्ट डेज नाम है उसका, यूएस में अभी रिलीज़ हुई है, और हमने सोचा कि ये एपिसोड आपके लिए लाना चाहिए, क्योंकि एक जानने लायक कहानी है, एक ऐसा केस है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए किस तरह से कई चीज़ें ऐसी की जाती हैं जिनसे कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे कबीले, ट्राइब, उन्हें ना चाहते हुए भी कई लोग काफ़ी सारा नुकसान पहुंचा देते हैं। तो इसके बारे में, इस पूरे केस के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके व्यू पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखते हैं। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।